वेलकम। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज को। ये पार्ट है हमारा 13वां पार्ट है। इसके पहले 12 पार्ट वो हो चुके हैं और हर पार्ट में करीब आप मानिए कितने क्वेश्चन रहते हैं, 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन इन द सेंस मतलब आपके लिए ऑन एन एवरेज 240 क्वेश्चंस आ चुके हैं और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं 2500 के अब समथिंग, मतलब 1000 क्वेश्चन आपके यहाँ आ चुके हैं लगभग लगभग, जो आपके अप्रॉक्स एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। इसमें हम पूरी चर्चा करेंगे करंट के साथ स्टैटिक और जो भी चीजें इसके लिए जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर, जो आपके एग्जामिनेशन से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना खालिस्तान में शुरू की गई। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू की गई? 2000, 2010, 2005, 1998। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का मतलब क्या है, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। ग्रामोदय योजना का मतलब होता है कि गांव के विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी, गांव में पूरी तरह से रोड, एजुकेशन और साथ में पर्टिकुलर हेल्थ, इन सब की बेसिक नीड को क्या करना, पूरा करना। इसके लिए एक योजना बनाई गई जिसे जाना जाता है ग्रामोदय योजना, और इसकी शुरुआत होती है वर्ष 2000 से। तो बिल्कुल याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 2000। बिल्कुल याद रखिएगा, 2000 से प्रारंभ की गई योजना और अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल के सानिध्य में क्या थी, ये योजना चलाई जा रही थी। तो ये पूरी की पूरी सिनेरियो आप क्या करिएगा, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। गांवों के विकास के लिए योजना पूरी तरह से चलाई गई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहला उम्मीद करता हूं आपको क्लियर रहेगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब चालू हुई? विद इन द ईयर ऑफ 2000। 2000 में इसको क्या किया गया, पूरी तरह से प्रारंभ किया गया। दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी आपका इंडियन ज्योग्राफी या क्रॉप सिस्टम से बनता है, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। गेहूं की खेती किस प्रकार की मिट्टी में सबसे अच्छी होती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी। कल्टीवेशन ऑफ व्हीट थ्राइव्स बेस्ट इन विच टाइप ऑफ सॉइल? रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, येलो सॉइल। आपको पता होगा, इसके पहले आपको नॉलेज होना चाहिए क्रॉप्स एंड सॉइल के बारे में। इसमें कुछ क्रॉप्स आपके रबी के पूछेंगे, कुछ खरीफ के पूछेंगे। तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि पर्टिकुलर गेहूं किस प्रकार की क्रॉप है आपके, रबी या पर्टिकुलर खरीफ। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्रॉप्स में बात करें तो जो रबी का मतलब होता है जब सूर्य की ज्यादा जरूरत पड़े। ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, जब सूर्य की ज्यादा जरूरत पड़े, क्योंकि रबी इज द सिनोनिम, ये आपका पर्यायवाची है सूर्य का। तो सूर्य की जरूरत हमें ठंडी में ज्यादा पड़ती है। कब पड़ती है? ठंडी में ज्यादा। इसलिए ऐसी क्रॉप्स जो ठंडी में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में। तो इसमें कौन कौन सा आता है? गेहूं। इसमें पर्टिकुलर कई सारी क्रॉप है, गेहूं, चना, मसूर, गेहूं, चना, मसूर। फिर इसके बाद होता है आपका जौ, मटर, आलू, सरसों। ये सब पर्टिकुलर जो है, ये कब के फसल होते हैं? आपके रबी के हैं। हाँ, गाजर वगैरह सब इसी में शामिल है। लेकिन गेहूं कैसा है? एक प्रकार की रबी की फसल है। अब रबी की फसल, तो इसमें कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी या पीली मिट्टी? आपको बता दूं, मैक्सिमम कल्टीवेशन वहां होता है जहां पर वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, मतलब पानी की अच्छी जल निकासी व्यवस्था। इसीलिए गेहूं की फसल को 2 से 3 बार क्या किया जाता है? पानी दिया जाता है। तो बेस्ट सॉइल कौन सी होगी? अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी। दोमट इन द सेंस लोमी सॉइल होती है, मतलब हमेशा नमी बनी रहे। द ब्लैक सॉइल इज बेस्ट फॉर कॉटन। काली जो मिट्टी है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? कॉटन के लिए। और दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है ये पैडी या पर्टिकुलर धान के लिए। धान और कपास के लिए काली मृदा जरूरी होती है। रेड सॉइल आपकी पाई जाती है मोटे अनाजों में, मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, जौ, इन सब में पाया गया। येलो सॉइल
येलो सॉइल आपकी पीली मिट्टी होती है, तो धरती के आंतरिक स्थलों में पाएगी, पहले ब्लैक उसके बाद येलो सॉइल। और इसमें आपके कौन सी फसलें होती हैं? दलहन फसलें। पल्सेस वाली जो क्रॉप है वो पूरी की पूरी कहां होती है? येलो में। कॉफी वगैरह के इसके लिए माउंटेन सॉइल की जरूरत पड़ती है। तो आपको पता चल गया। और भारत में सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो काली मृदा पाई जाती है। ब्लैक सॉइल अप्रोक्सीमेट दैट इज कंटेनिंग द 43%, 43% पूरे, 100% में 43। सबसे ज्यादा क्षेत्र इसका होता है मध्य प्रदेश, और जो आपका पर्टिकुलर कौन सा छोटा नागपुर प्लेटू है, छोटा नागपुर का पठार, उसमें मध्य प्रदेश में जो उत्पन्न होता है वो सबसे ज्यादा यहां पे प्रोड्यूस कौन सी फसल है? सोयाबीन। इस वजह से मध्य प्रदेश को कौन सा स्टेट कहा जाता है? सोया स्टेट के नाम से भी जाना गया। तो हमारा क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। द क्वेश्चन इज कल्टीवेशन ऑफ व्हीट थ्रिप्स बेस्ट विच टाइप ऑफ सॉइल? दैट सॉइल नेम इज द वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। किस नाम से जाना गया? वेल ड्रेन्ड, जिसमें जल निकास की पूरी व्यवस्था। दलहन फसलों के लिए कौन सी चाहिए? येलो सॉइल। ब्लैक सॉइल कॉटन और पैडी के लिए है, अल्प मात्रा में आपका सोयाबीन। और यहां पे रेड सॉइल में आपके पर्टिकुलर जो भी आपके मोटे अनाज होते हैं, कपास होता, सॉरी कॉफी होती है, उन सब की फसलों को क्या है? उत्पन्न किया जाता है। क्वेश्चन आपका क्लियर रहेगा। और गेहूं किस प्रकार की फसल है? गेहूं इज द व्हीट इज द टाइप ऑफ रबी क्रॉप। खरीफ में आपका पूछा जाए तो कपास, पैडी, इसके बाद पर्टिकुलर होता है धान, और कपास के बाद पर्टिकुलर आपका ज्वार, मूंग, उड़द, ये सब फसलें कैसी होती हैं? दैट इज खरीफ क्रॉप। टोटल जो क्रॉप्स हैं 3 टाइप्स की होती हैं, 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ एंड जायद क्रॉप। जायद इज द सीजनेबल क्रॉप दैट इज ओनली डिपेंड्स ऑन 2 to 3 months, 2 से 3 महीने के लिए, जो बिजनेस पर्पज के लिए आती हैं। क्लियर ना? उसमें कुछ एनुअली फसलें, जैसे आपने सुना होगा खीरा, ककड़ी, ये सब पर्टिक, तरबूज, खरबूज, ये सब इसमें कंटेन होते हैं। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ योर। दूसरा क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3। तो ग्रामोदय योजना कब थी? एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। ग्रामोदय योजना कब चालू हुई? गेहूं के लिए कौन सी? ये भी आपका क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायु व गैस की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है? फिर से सुनिएगा। Which among the following instrument is used for measuring the humidity of the air or gases? गैसों की ह्यूमिडिटी को मापा किससे जाता है? योर ऑप्शन इज बोलोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, अल्टीमीटर। योर ऑप्शन इज द बोलोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, अल्टीमीटर। अगर आपकी ह्यूमिडिटी नापी जा रही तो ह्यूमिडिटी के लिए क्लियर है, काफी आसान क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर या हाइग्रोमीटर हुआ। क्लियर? बट वी हैव द 4 ऑप्शन ऑल्सो, 3 ऑप्शन रिमेनिंग। फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज नोन एज बोलोमीटर। बोलोमीटर का प्रयोग कहां करते हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ बोलोमीटर? कोई भी? टू मेजर द रेडिएशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स, खगोलीय पिंडी को विकिरण नापने के लिए, जो रेडिएशन होता है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बोलोमीटर। मतलब एस्ट्रोनॉट या खगोलीय पिंडों के विकिरण, खगोलीय पिंड का विकिरण नापते हैं। नया आपका है ये पर्टिकुलर रेडिएशन मेजर होता है इसमें ऑफ खगोलीय एस्ट्रोनॉट्स। क्लियर? हाइग्रोमीटर टू मेजरिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। ये क्या मापता है? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इन द सेंस मतलब आर्द्रता। व्हाट इज द मेजरिंग ऑफ हाइड्रोमीटर? हाइड्रोमीटर क्या करता है आपका? हाइड्रो, नॉट द हाइग्रो, द थर्ड नेम इज द हाइड्रो। वाटर से संबंधित है। टू डेप्थ द मेजर द डेप्थ ऑफ द वाटर, पानी की गहराई मापने वाला यंत्र होता है हाइड्रो। एंड अल्टीमीटर क्या करता है? वायुयानों के जो पर्टिकुलर वायु की तीव्रता कितनी तेज जा रही, कितनी ये जा रही, वो पूरा का पूरा मेजरमेंट है। ये क्या करता है? डेप्थ ऑफ वाटर। और ये आपका अल्टीमीटर किससे संबंधित है? एयर से संबंधित, हवा से संबंधित है, जिससे संबंधित 3 ऑप्शन आपको मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? मेजरिंग द ह्यूमिडिटी, दैट इज नोट हाइग्रोमीटर। खगोलीय पिंडी का विकिरण या रेडिएशन उसका नापने के लिए किसका प्रयोग होता है? बोलोमीटर। ये काफी नया क्वेश्चन है जो आपने अभी देखा होगा रिसेंटली भारत ने
L1 सूर्य आदित्य L1 सूर्य पर भेजा गया है, उससे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनेगा। तो इसरो का जरूर नाम याद रखिएगा। कहां से छोड़े जाते हैं कौन कौन से, एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। तो उम्मीद करता हूं तीसरा क्वेश्चन किया हुआ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर? द इंस्ट्रूमेंट नेम इज द हाइग्रोमीटर। कौन मेजर करता है? हाइग्रोमीटर। उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीनों क्वेश्चन क्लियर हैं? क्लियर ना? क्लियर। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन, सबसे आसान। मानव शरीर का सामान्य तापमान खालिस्तान होता है, सभी मनुष्य हैं, सभी को अपना तापमान पता होगा। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 31 डिग्री, 34 डिग्री, 32 डिग्री, 37 डिग्री। ऑल द ऑप्शन इज द सेल्सियस, सब सेल्सियस में है। द राइट आंसर इज द 37 डिग्री सेल्सियस। यदि ये फ़ारेनहाइट में पूछता, अगर कोई सेल्सियस में दिया है उसको आपको फ़ारेनहाइट में निकालना है। दैट इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड दैट हैव द फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। इट इज अ रिलेशन बिटवीन ऑफ बोथ। अब सेल्सियस में हमें कितना दिया है? 37, तो 37/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो F इक्वल टू अप्रॉक्स 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपका रिलेशन होता है, याद करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती। क्लियर रहेगा? अब ह्यूमंस जो होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? ब्लड होता है। एक आसान भाषा में क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड फाउंडेड इन एनिमल? जंतुओं में खून कितने प्रकार का होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन पे जवाब दीजिएगा, जल्दी। वेरी गुड। कितने प्रकार? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। माय क्वेश्चन इज द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड फाउंडेड इन एनिमल? जंतुओं में खून कितने प्रकार का? जंतुओं में खून, जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। 4 3 4 3 2। याद रखिएगा, वेयर ऑप्शन इज ब्लड। ब्लड में पर्टिकुलर जो आपका क्या होता है? ब्लड होता है। एनिमल हमने पूछा, एनिमल दैट हैव टू। वन इज द कोल्ड ब्लडेड एनिमल, सेकेंड वन इज द वार्म ब्लडेड एनिमल। जो लोग आरबीसी कह रहे हैं, डब्ल्यूबीसी कह रहे हैं, 4 प्रकार कह रहे हैं, तो क्या हम सांप का आरबीसी निकाल के मनुष्य में क्यों नहीं लगा देते? बैल का आरबीसी निकाल के क्यों नहीं लगा देते? द ओनली एनिमल हैव द 2 टाइप्स ऑफ ब्लड, ठंडा खून और रक्त खून होता है। अब पूछा गया एनिमल में सबसे ठंडा खून किसका होता है? दैट पर्सन नेम इज द स्नेक। सर्प का सबसे ठंडा, दैट इज 17 डिग्री सेल्सियस। सबसे गर्म की बात की जाए तो वार्मेस्ट दैट इज गोट। सबसे गर्म जो होता है गोट या बकरी का होता है। और बकरी का खून कितने डिग्री होता है? 39 डिग्री सेल्सियस। मतलब बकरी मनुष्य से भी ज्यादा गर्म है। इसलिए पूरे के पूरे एनिमल स्पीसीज में द हॉटेस्ट और वार्मेस्ट एनिमल दैट नेम इज द गोट। मनुष्य का सामान्य तापमान 37 डिग्री। अगर यही बकरी का, बकरे का, किसी का पूछा जाए, दैट हैव द 39 डिग्री सेल्सियस। एंड द ह्यूमंस नॉट द एनिमल्स हैव द कंटेनिंग द 2 टाइप्स ऑफ ब्लड। क्लियर रहेगा यह क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 काफी आसान था, इसलिए हमने इसको क्लियर किया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन इज, दक्कन का पठार भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है जो खालिस्तान नदी के दक्षिण में स्थित है। द दक्कन प्लेट्यू इज द ट्रायंगुलर landmass in India that lies to the south of the river गंगा, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा। गंगा, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा। इसके लिए आपको नदियों का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। आपको पता होगा, अगर इंडिया वाइज बात की जाए पर्टिकुलर भारत के बिहाफ पर, तो यदि इस प्रकार के बिहाफ पे चला तो आप देख सकते हैं, दिस इज अ नॉर्थ इंडिया, दिस इज अ साउथ इंडिया, दिस इज अ ईस्ट इंडिया, दिस इज अ वेस्ट इंडिया।
अब गंगा की बात की जाए तो गंगा रिवर सिस्टम गंगोत्री से निकला और इधर उत्तर प्रदेश से बहता हुआ पूरा चला जाता है वेस्ट बंगाल में। दिस इज ए गंगा रिवर सिस्टम। गंगा के बाद दूसरा है आपका कृष्णा। कृष्णा रिवर सिस्टम दैट इज अ साउथ इंडिया में है, ये पूरी तरह से कहां, साउथ में। फिर दैट इज ताप्ती। तापी जो है यहां से चलती है और यहां चली जाती है। देन आपका पूछा है नर्मदा। नर्मदा यहां से पर्टिकुलर ये आपका एरिया पड़ता है कौन सा, ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से निकलती हुई इधर पूरे एरिया में क्या है, जाती है। अब दो ऑप्शन है, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार इस वाले पूरे एरिया में क्या है, दक्कन का पठार स्थित है। और पूछा गया कौन सी नदी के दक्षिण, ताप्ती तो काफी कम स्थान पे बैतूल से निकली है। द रिवर नेम इज, ये रिवर कौन सी है आपकी याद होनी चाहिए, द रिवर नेम इज द नर्मदा। गंगा के तो पॉसिबल नहीं, काफी ऊपर। कृष्णा के साउथ में नहीं, नॉर्थ में है। दक्षिण में पूछा गया, भूभाग है जो दक्षिण में स्थित है, किसके दक्षिण में स्थित है, नर्मदा। द राइट आंसर इज द नर्मदा रिवर। और नर्मदा नदी को द लाइफ लाइन ऑफ द मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है, याद रखेगा, इट इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ एमपी एंड गुजरात, दोनों को जाना जाता है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। किसको जाना गया, नर्मदा नदी को। पर्टिकुलर ये कितने किलोमीटर जाती है, 1312 किलोमीटर के साथ, काफी बड़ी नदी है। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा जो डैम है दैट इज नोन सरदार सरोवर डैम, बिल्कुल याद रखेगा, सरदार सरोवर बांध, द हाईएस्ट डैम इन नर्मदा। नर्मदा पर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना हुआ डैम सरदार सरोवर 121 मीटर है। गंगा सबसे बड़ी नदी है, द लेंथ ऑफ द गंगा रिवर दैट कंटेन द 2525 किलोमीटर। सबसे ज्यादा बड़ी नदी वॉल्यूम में ब्रह्मपुत्र नदी है। फिर आपके कृष्णा और तापी, तापी गुजरात में और कृष्णा आपके साउथ इंडिया में बहने वाली नदी है, बिल्कुल याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा दक्कन प्लेटू किस नदी के साउथ में है, द रिवर नेम इज द नर्मदा। नर्मदा निकलती कहां से है, नर्मदा नदी आपके अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अमरकंटक नाम की पहाड़ियों से निकलती है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, पूरे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, पांच के पांचों। बोलोमीटर क्या था, हाइग्रोमीटर क्या था, कहां पे कौन सा सिनेरियो बना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पारिवारिक न्यायालय विधेयक निम्नलिखित में से किस राज्य में पारिवारिक न्यायालय अधिनियम के आवेदन को विस्तृत करने का प्रयास करता है। फिर क्वेश्चन पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट बिल सीक्स टू एक्सटेंडेड द ऑब्लिगेशन ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, नागालैंड एंड सिक्किम, सिक्किम एंड मणिपुर, हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड, हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम। जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे दीजिए। पारिवारिक कोर्ट से संबंधित है, उसके पहले यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में है, उसके पहले आपको जवाब दे देना है यूनिफॉर्म सिविल कोड। या इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए कि पर्टिकुलर पारिवारिक न्यायालय संशोधन विधेयक कौन से कोर्ट में आवेदन करने को विस्तृत करता है। आर्टिकल नंबर कौन सा था, 44, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। और सबसे पहला लागू करने वाला कौन था, गोवा। अब इसमें है पारिवारिक न्यायालय विधेयक किस राज्य में पारिवारिक न्यायालय अधिनियम के आवेदन को विस्तृत करने का, इसका मतलब है किसको एक्सटेंड कराया जा रहा है। पारिवारिक न्यायालय का मतलब मान लीजिए मम्मी पापा के बीच में अच्छा नहीं हो रहा है, तलाक लेने के लिए चले गए हैं, या दो परिवार आपस में संतुष्ट नहीं है, कुछ और चीज है, तो उसको कौन सा स्टेट एक्सटेंडेड करा रहा है पारिवारिक संघर्ष को, नागालैंड सिक्किम, सिक्किम मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। तो याद रखिएगा द स्टेट नेम इज द हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड। इन दोनों राज्यों ने पारिवारिक न्यायालय अधिनियम के आवेदन को क्या करने का प्रयास करता है, उसको विधेयक को एक्सटेंड कराने के लिए इन दो राज्यों ने काफी प्रयास किया है इस अमेंडमेंट को बढ़ाने के लिए। वो कौन से स्टेट है, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड, दोनों याद रखिएगा, दोनों नाम से भी फेमस है। नागालैंड की राजधानी एंटंकी और हिमाचल प्रदेश की शिमला धर्मशाला, दोनों राजधानियां इनकी क्या करिएगा, याद रखिएगा। हिमाचल की दो राजधानी है, शिमला और धर्मशाला, दोनों क्लियर रखिएगा। ये है क्या, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है जो स्पेसिफिक आता है जब फैमिली रिलेटेड कोर्ट्स बनते हैं, उनके लिए ये पर्टिकुलर पूरी चर्चा है।
क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश और नागालैंड के बारे में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, काफी इंपॉर्टेंट। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व आर इन इंडिया? जल्दी से कमेंट करिए। 16, 18, 19, 17। आपको पता है 3 प्रकार की चीजें होती हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड द बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है? जैव आरक्षित क्षेत्र। बायोटिक और एबायोटिक जब दोनों मिल जाते हैं, यहां पे एनिमल्स का कंजर्वेशन होता है, मोर देन 5 स्पीसीज। यहां पे मोर देन 3 स्पीसीज, 3 या 3 से कम प्रजातियों का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और बायोस्फीयर रिजर्व में प्लांट का कंजर्वेशन होता है, जो पौधे होते हैं उनको बचाया जाता है। और 1 और मोर देन 1 स्पीसीज, एक या एक से ज्यादा स्पीसीज के लिए क्या बनाए जाते हैं? जैव आरक्षित क्षेत्र। इसमें कॉम्बिनेशन होता है बायोटिक और एबायोटिक दोनों प्रकार के पदार्थों का। तो हमारा क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं? जल्दी से, जैसे नीलगिरी हो गया आपका जैव आरक्षित क्षेत्र, इसी प्रकार से बहुत सारे बनाए गए। कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से, कितने जैव आरक्षित क्षेत्र वर्तमान में बने गए हैं या बनाए हैं आपके लिए पर्टिकुलर। जो कुल जैव आरक्षितों की संख्या है 16, 18, 19, 20। पहले ये 16 थे, अब बढ़ा के 2 और कर दिए गए, तो अब कितने हैं पर्टिकुलर? 18। जैव आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 18। आपको पहला, लास्ट और बीच के कुछ जैव आरक्षित, जैसे नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र मलयागरी चंदन के लिए फेमस है। आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, उसमें लाल कलर के चंदनों का पूरा स्मगलिंग कहां से होता है? नीलगिरी से। दैट इज फाउंडेड ऑन तमिलनाडु एरिया। तो बिल्कुल याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? दैट इज 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, काफी इंपॉर्टेंट है, बात करते हैं। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बजरंग पुनिया किस खेल से स्वर्ण पदक जीता है? बहुत न्यूज में था ये, दैट इज अभी अभी बहुत न्यूज में था ये। वेनिश कुमार, दीपिका फोगेट, ये सब ने कहा था कि अब हम क्या करेंगे? संन्यास ले लेंगे। यह ऐसा व्यक्ति था जिसने अपना पद्मश्री भी वापस करने की घोषणा कर दी थी। खेल रत्न फत्न बोला, सब लौटा दूंगा। क्यों? क्योंकि ब्रजभूषण के साथ एक काफी बड़ा विवादास्पद माहौल रहा, इस वजह से ये पूरे केस बने। द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट वन द वुमेन कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो इसने जीता, वो गेम कौन सा था इसका? वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग या जेवलिंग? वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग या जेवलिंग? क्या खेलता है ये? कुश्ती से संबंधित है, रेसलिंग से। ये किससे संबंधित है? रेसलिंग से। अगर आपसे पूछा जाए कि कुश्ती से संबंधित, बॉक्सिंग के लिए पर्टिकुलर पूछा जाए, जेवलिंग में काफी बड़ा नाम है नीरज, और बॉक्सिंग में मैरी कॉम वुमेन में, और वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू। ये सब पर्टिकुलर बड़े नाम हैं, इनका नाम याद रखें। और इस बार का कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहां हुआ था? कॉमनवेल्थ गेम, चलिए देखते हैं, और जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। कॉमनवेल्थ, जो लोग चाइना 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 कर रहे हैं वो एशियन गेम्स था। हम चर्चा कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम की, जल्दी से बताइएगा। आधे बर्मिंघम बता रहे हैं, आधे लंदन बता रहे हैं, आधे यूके बता रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम होते क्या है? कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम क्या होते हैं? कॉमनवेल्थ गेम वो होते हैं जहां पर पर्टिकुलर क्या हुआ था? जो ब्रिटिश की कॉलोनीज थी, जितने भी ब्रिटेन के गुलाम राष्ट्र थे, वो एक साथ मिलके एक गेम खेलते थे, उसे कॉमनवेल्थ गेम कहा गया। 2022 कॉमनवेल्थ कहां हुआ है? कहां हुआ है? बर्मिंघम। कहां है बर्मिंघम? कहां है? इंग्लैंड। क्लियर ना? ओपनिंग सेरेमनी थी, मस्कट थे इनके, ये सब चीजें याद रखिएगा। और इस बार कुश्ती में जो स्वर्ण पदक जीता था, उस व्यक्ति का क्या नाम था? बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया किससे संबंधित है? कुश्ती से। याद रहेगा पक्का 100%। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में, हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, जितने क्वेश्चन कर रहे हैं हर क्वेश्चन में एक आपका पूछा जा रहा है त्योहार,
एक पूछा जा रहा राष्ट्रपति से क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा? Which of the following will not participated in the election of president? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित राज्यसभा सदस्य, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित लोकसभा सदस्य। इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, इलेक्टेड लोकसभा मेंबर। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, जिसने ट्रिक लगाई होगी सब इलेक्टेड आ गया। अब बताइए जल्दी से, वेरी गुड। 2 और कोई? अच्छा 2 कह रहा निर्वाचित राज्यसभा सदस्य। जल्दी जल्दी आपको मैं बता दूं, आर्टिकल नंबर 54 कहता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में चर्चा। 55 इसके इलेक्शन की मेथड बताता है, विधि कौन सी होगी। आपको मैं बता दूं, हर क्लास में बताता हूं, इलेक्शन में 2 लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड भाग लेंगे, विधानसभा के इलेक्टेड भाग लेंगे। तो पहला है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल। इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव भाग लेते हैं, निर्वाचित राज्यसभा सदस्य, बिल्कुल। निर्वाचित लोकसभा सदस्य, बिल्कुल। द थर्ड, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। दिस इज अ रॉन्ग आंसर। राज्य विधान परिषद दैट हैव नॉट इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, दैट इज नॉट इन एवरी स्टेट। हर राज्य में स्टेट लेजिस्लेटिव नहीं है, मींस थर्ड वन इज द राइट आंसर। पूछा गया कौन नहीं लेता है, तो कौन नहीं लेता है? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते। एवरी मेंबर दैट हैज पार्टिसिपेटेड, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा, सब भाग लेते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550, राज्यसभा से अधिकतम पद संख्या 250, जिसमें 238 सदस्य भाग लेते हैं, 12 सदस्य भाग नहीं लेते हैं। क्वेश्चन आपको क्लियर रहेगा, 100% यहां से बनते हैं क्वेश्चन। आर्टिकल नंबर 54 क्या कहता है? चुनाव प्रक्रिया, चुनाव विधि 55, इसमें भाग ये सब लेते हैं। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, दैट इज द आर्टिकल नंबर 52। 52 कहता है कि भारत का एक क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल डिस्कस करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है हमारा, रीड कर देते हैं। शाश्वती सेन 2004-2005 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की गौरवान्वित प्राप्त करता है। उन्हें किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन इज कथक, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम। सर, शाश्वती सेन इज द प्राउड रिसिपेंट ऑफ द संगीत नाटक अकेडमी फॉर द 2004-2005 से इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर विच डांस? आपका एक क्वेश्चन डांसर से जरूर रहेगा, जल्दी से कमेंट बताइएगा। कथक, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम। अगर आपको स्टेट याद होगा तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। ये काफी इंपॉर्टेंट बनेगा आपके अपकमिंग एग्जाम, जो यूपी पुलिस का एग्जाम है उसमें भी बनेगा। और अगर आप उससे गेस कर पाए तो यूपी या नॉर्थ इंडिया में पूरे डांस कौन सा होता है? पर्टिकुलर कथक। जब सभी जगह कथक, नाम से भी स्पष्ट है शाश्वती सेन, इट इज एसोसिएटेड विद द कथक डांस। किस डांस से है? कथक। कथक कहां का डांस है? पूरे के पूरा याद रखेगा, इट इज एसोसिएटेड विद नॉर्थ इंडिया, स्पेसिफिक यूपी। कुचिपुड़ी दैट इज आंध्र प्रदेश, मृणालिनी साराबाई, मृणालिनी साराबाई। मणिपुरी जावेरी सिस्टर, जावेरी बहने और बिपिन सिंह, दोनों नाम इस पे याद रखेगा। मोहिनी अट्टम, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति। मल्लिका साराबाई, बोथ हैव एसोसिएटेड विथ मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहां होता है? केरला। मणिपुरी कहां होता है? मणिपुर। बिल्कुल आपके लिए पूरे ऑप्शन हमने दे दिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। एग्जाम में 100% पॉसिबिलिटी रहती है ऐसे क्वेश्चन को पूछने की। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन सभी को क्लियर होंगे, पूरे हमने ऑप्शन इसमें दिए, पूरी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, खजुराहो में मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर इंपॉर्टेंट टेम्पल्स।
क्वेश्चन है द फेमस क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसके बारे में, वेरी गुड, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, वेरी गुड। द क्वेश्चन इज द टेंपल एट खजुराहो वर बिल्ड ड्यूरिंग विच डायनेस्टी? मौर्य वंश, चंदेल वंश, नंद वंश, विजयनगर। अगर आपका थोड़ा भी नॉलेज होगा हिस्ट्री का तो आपको पता होगा द पोस्ट हिस्ट्री एक बनता है महाजनपद। देयर आर हिस्ट्री इन 16 महाजनपदा। हिस्ट्री में 16 महाजनपद थे और उन 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद था कौन सा? मगध। मगध है कंसिस्टिंग द 4 डायनेस्टी। मगध में 4 राजवंश थे। शासन करने के लिए सबसे पहले आया हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद बनता है हमारा कौन सा? नंद वंश। नंद वंश के बाद हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश। शिशुनाग। शिशुनाग के बाद आता है पर्टिकुलर नंद वंश जिसका संस्थापक था महानंद वंश, महापद्मनंद, और लास्ट बनता है हमारा मौर्य वंश। तो ये आपकी डायनेस्टी है। अब देखिए मगध से कितने क्वेश्चन। मौर्य वंश इसी का है, नंद वंश इसी का है, विजयनगर आपका पर्टिकुलर 1336 में हरिहर एवं बुक्का राय, हरिहर एवं बुक्का ने दोनों की स्थापना की। ये पहले एलिमिनेट हो गया। मौर्य वंश इस डायनेस्टी का है, नंद वंश इसी का है, हर्यक वंश का सबसे प्रतापी राजा बिंबसार यही स्थापना करता है। बिंबसार पूरे इतिहास का सबसे लंबे समय तक राजा था, 52 ईयर शासन किया इसने। बिंबसार। बिंबसार का बेटा था पर्टिकुलर अजात शत्रु। अजात शत्रु का बेटा था उदयन। दोनों को पितृहंता कहा जाता था, मतलब अपने बाप को ही मार दिया दोनों ने, पिता की मृत्यु कर दी, इस वजह से यह कहानी बनी। और इनका लास्ट राजा था नंदिवर्धन। नंदिवर्धन को शिशुनाग इसका मंत्री था, वो मार देता है और अगला वंश नाग वंश आता है, शिशुनाग वंश। शिशुनाग का सबसे बड़ा राजा होता है कालाशोक, द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल डन इन द पीरियड ऑफ कालाशोक। पहली बौद्ध संगत किसके शासनकाल में होती है? बिल्कुल याद रखिएगा, द पर्सन नेम इज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल दैट केम इज द अजात शत्रु। सेकंड बौद्ध काउंसिल केम इन द कालाशोक। थर्ड फोर्थ बाद में आएगी। फिर नंद वंश का शासक महापद्मनंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खजुराहो मंदिर भगवान शिव को प्रेरित मंदिर है और ये पूरे विश्व का एकमात्र मंदिर जो काम भावना को प्रदर्शित करता है। पूरा का पूरा काम भावना है इस मंदिर में प्रदर्शित है। हर जगह जो डायग्राम है वो काम भावना के लगे हुए हैं। और ऐसे कितने मंदिर हैं वहां? 85 मंदिर हैं। कभी घूमने जाएंगे तो हर जगह अलग अलग सिचुएशन है। 85 के 85 सब गिर गए, 25 बचे। सब लोग उखाड़ उखाड़ ले जाते हैं, मैक्सिमम नष्ट हो गए हैं। 25 मंदिर बचे हैं। द डायनेस्टी नेम इज द चंदेल वंश। राजा कौन था? चंदेल डायनेस्टी वहां चली। तो आपको फेमस रहेगा, खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल वंश ने बनाया। पूरे विश्व का एकमात्र मंदिर है जो काम भावना को प्रेरित है। बाकी पूरे विश्व में कोई भी मंदिर नहीं है। इसमें भगवान शंकर के मंदिर हैं और इसको बनवाया किस डायनेस्टी ने? चंदेल डायनेस्टी ने बनवाया। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको याद होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यह भी सबसे आसान क्वेश्चन, भारतीय राज व्यवस्था का प्रश्न है। 1 लाइनर क्वेश्चन, यूपी पुलिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में पहला उच्च न्यायालय खाली स्थापित किया गया। द फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1860, 1862, 1867, 1857, 1860, 1862, 1867, 1857। जल्दी से जवाब दे दीजिए कमेंट सेक्शन पे विद इन टाइम 1 मिनट 30 सेकेंड ऑप्शन है। जल्दी से जवाब दीजिए। उच्च न्यायालय पूछा है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं पूछा है। जवाब कुछ भी दे रहे हैं। 73। अरे बेटा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तब पारित हुआ था आपका सुप्रीम कोर्ट। इनिशियली इट वाज कोलकाता। उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय पूछेगा तब याद रखेगा 1773 के अंतर्गत 1774 में आया था। आपसे पूछा है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट बेटा 3 हाई कोर्ट खुले थे, मद्रास, इलाहाबाद एंड मुंबई। तीनों प्रेसिडेंसी रूल के हिसाब से खुले थे इन द ईयर ऑफ 1862। कब खुला? 1862 में। कब खुला? 1857 में तो क्रांति हो गई। 57 में क्रांति के बाद ब्रिटिश ने कहा अब हमारा शासन सत्ता चलेगी,
तो उसके लिए इन्होंने हाई कोर्ट खोलना प्रारंभ किया। और हाई कोर्ट कब प्रारंभ हुए बेटा? 1862। आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल किसमें है? आर्टिकल नंबर 214। आर्टिकल नंबर 214 हमने 3 आर्टिकल पहले बता चुके हैं। 52 प्रेसिडेंट, 54 इलेक्शन मेथड, 55 इलेक्शन प्रोसीजर, 44 यूसीसी। आर्टिकल नंबर 214 हाई कोर्ट। आर्टिकल नंबर 214 हाई कोर्ट। आर्टिकल नंबर 124 सुप्रीम कोर्ट। हमने 8 आर्टिकल याद किए। हमने अभी 8 आर्टिकल याद कर दिए। सबसे पहले 44 यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, 52 प्रेसिडेंट, 55 द इलेक्शन प्रोसीजर, 54 इलेक्शन मेथड और 214 हाई कोर्ट। 124 124 और 214 याद रखिएगा। 124 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कब बना? 1774 में। कहां बना? कलकत्ता में। फिर अगला बना 1862 में उच्चतम न्यायालय। कहां बना? इलाहाबाद में। कौन से आर्टिकल के तहत? 214 के तहत। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन क्लियर होगा। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 1835 के अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम का परिणाम खालिस्तान को खालिस्तान शिक्षा के लिए शिक्षा का माध्यम बनाना था। द रिजल्ट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835, क्वेश्चन पूछा गया, वॉज टू मेक ब्लैंक अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ब्लैंक एजुकेशन। वर्नाकुलम प्राइमरी, इंग्लिश प्राइमरी, इंग्लिश हायर, वर्नाकुलर हायर। जल्दी से जवाब दीजिएगा। इसके लिए कानून भी बनाया गया। जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। अब अंग्रेजी शिक्षा नीति है तो किसको बनाएगा? अंग्रेजी को बनाएगा। बाकी कट गए दोनों ऑप्शन। अंग्रेजी को खालिस्तान शिक्षा के लिए माध्यम बनाना था। प्राथमिक या आपको पता होगा आपके दादा परदादा जो भी पढ़ाई किए सबकी अंग्रेजी 6वीं क्लास से लगती थी। उसके पहले इंग्लिश लगती ही नहीं थी और वहीं से चूज करना पड़ता था कि इंग्लिश लोगे कि संस्कृत लोगे। मतलब हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश क्या कर दिया था इन्होंने? कंपलसरी किया था। तो द ऑप्शन इज द रिजल्ट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 वाज टू मेक इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन। वेयर इज द ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3। अंग्रेजी को उच्चतर शिक्षा के लिए दादा परदादा से याद रखना ना, मैकाले की बहुत बड़ी योजना थी इसमें। अब मैकाले ने इसको क्या किया? प्रतिपादित किया। उसी के बिहाफ पर क्वेश्चन बना। यह क्वेश्चन आपको 100% क्लियर होगा। इंग्लिश एज अ कंपल्सरी लैंग्वेज फॉर द हायर एजुकेशन ऑन द बिहाफ ऑफ 1835 इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के, एक क्वेश्चन आपके नेशनल पार्क में फिर आ गया। दैट इज पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। मैक्सिमम उत्तर प्रदेश जाएंगे। सोचेंगे हम यूपी का पेपर दे रहे हैं तो यूपी लगा दे। ये फेमस है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इंडिया फर्स्ट टाइगर रिजर्व। 1972 में बना यह टाइगर रिजर्व। व्यक्ति का नाम था कैलाश सांकल्य। इन्होंने बनाया इसको। द फेमस पर्सन दैट इज सिचुएटेड ऑन उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क हमने आपको बताए थे, दुधवा एंड पीलीभीत नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश में था द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, या इसे जाना जाता है महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। पीलीभीत नेशनल पार्क पहले वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, उसको कन्वर्ट करके इन्होंने क्या बनाया? नेशनल पार्क बनाया है। फिर आप लोग पढ़ेंगे पर्टिकुलर चंद्रप्रभा, वो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, उसको भी कन्वर्टेड करके इन्होंने क्या किया? नेशनल पार्क बनाने का प्रावधान किया है। इस तरह से ये पर्टिकुलर चल रहा। तो दुधवा और पीलीभीत दोनों याद रखिएगा। देन हिमाचल प्रदेश द ग्रेट हिमालयन, देन पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क। पंजाब में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो ये आप पूरा याद रखिएगा। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। द क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन नंबर 15, बजट 2023-24 के अनुसार सरकार की प्रत्येक 1 रुपए की प्राप्ति निगम कर से कितना आता है? एज पर बजट 2023-24, हाउ मच कम फ्रॉम कॉर्पोरेट टैक्स फ्रॉम एवरी 1 रुपीज रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट? आपको यह मालूम होना चाहिए कि सरकार को अगर इतना पैसा जा रहा है, 1 रुपए की प्राप्ति है, तो उसमें नगर निगम से कितना आता है, क्या सिनेरियो है। और इसके लिए आपको मालूम रहेगा कॉर्पोरेट टैक्स। अगर आपने टैक्सेस पढ़ा होगा तभी आपको मालूम होगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। तो जल्दी से इसके बारे में क्लियर कर दीजिएगा कि कितने पैसे इसमें जाते हैं। बोले सर हमें तो टैक्स ही नहीं पता है। अब जब टैक्स नहीं पता है तो फिर तो चीजें क्या हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगर कॉर्पोरेट टैक्स क्या होते हैं, वह टैक्स जिसमें गवर्नमेंट के साथ में लोकल गवर्नमेंट को भी टैक्सेस डायरेक्टली पे होते हैं। इसमें आपका आता है कॉर्पोरेशन टैक्स। अगर 1 रुपए की रिसिप्ट है तो उसमें सरकार को कितने पैसे जाते हैं, दैट इज 15 पैसा। नगर निगम कर से कितना आता है, 15 पैसे। बाकी जो 85 पैसे हैं वो अदर रिसोर्सेज से ये लोग क्या करते हैं, कॉर्पोरेट करते हैं। तो ये कहलाता है कॉर्पोरेशन टैक्सेस। या आपकी अलग से क्लास होगी टैक्स सिस्टम इन इंडिया। 2 प्रकार के टैक्सेस हैं, जीएसटी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, सबकी चर्चा वहां होगी। रिसेप्शनिस्ट कितने प्रकार के प्राप्त होते हैं, पूरी चर्चा इसमें क्या होगी, आपकी बात रहेगी। अभी आप याद रखिएगा 1 रुपए में से कितने रुपए पर्टिकुलर नगर निगम को कहां जाएगा, 15 पैसे रुपए इसमें आ जाते हैं। क्लियर। द नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह 1855-56 के बीच हुआ? संथाला विद्रोह, कोल विद्रोह, रामोशी विद्रोह, पाइका विद्रोह। दीज आर रिवॉल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिबेलियन occurs between 1855-56? संथाला, कोल, रामोशी और पाइका सब एक आपके रिलीजन मतलब छोटे समूह के विद्रोह हैं, कोई भी बड़ा विद्रोह नहीं है। संथाला ट्राइब द्वारा झारखंड में होता है 55-56 में पर्टिकुलर कौन सा, संथाला विद्रोह। 1817 में होता है 1817 में कोल विद्रोह, 1817 में कोल विद्रोह, 1867 में रामोशी विद्रोह और उसके बाद आपका पाइका ट्राइब द्वारा जो होता है पाइका विद्रोह। क्लियर। तो केवल आप एक याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट रिवेलियन है मुश्किल से 8 रिवेलियन है, वो 8 आपको क्या होने चाहिए, याद। कब हुआ, जैसे आप स्वदेशी आंदोलन, गांधी जी का जन्म, कब भारत आए याद होता है, उसी प्रकार ये मॉडर्न इंडिया के रिबेलियन है। तो 55-56 में कौन सा हुआ है आपका, संथाला। संथाला ट्राइब द्वारा झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ किया गया विद्रोह है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से जवाब दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी फेमस पर्सनालिटी से बना है। और अगर ये उत्तर प्रदेश में जाए, क्वेश्चन, निर्माता राजा सियानंद द्वारा महान सितारा देवी लिखवाया है कि 101वीं जयंती पर उन पर बायोपिक की घोषणा की गई। सितारा देवी एक मान्यता प्राप्त बनारस घराने से संबंधित है। A biopic legacy Sitara Devi has been announced on her 101 birth anniversary as the producer R.C. Anand. Sitara Devi was recognized Kathak, Odisha, Kathakali, Kuchipudi. It is associated with Sitara Devi basically from Uttar Pradesh in the Banaras house. बनारस घराने से हैं और बनारस घराने से हैं तो डांस कौन सा बनेगा, कथक। ओडिशी, उड़ीसा में, महापात्रा का नाम याद रखेंगे। कथकली एंड कुचिपुड़ी, कथकली फ्रॉम द केरला एंड द कुचिपुड़ी फ्रॉम द आंध्र प्रदेश। ओडिशी फ्रॉम द उड़ीसा एंड कथक इज द उत्तर प्रदेश। सितारा देवी जो है फेमस है ठुमरी गायन शैली और ठुमरी गायन के लिए, और ये घराना कौन सा संबंधित है इनका, पर्टिकुलर बनारस घराने से संबंधित है। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ये सब पर्टिकुलर लखनऊ घराने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, केंद्रक और केसिका झिल्ली के बीच में जेली जैसा पदार्थ, सेल से मैं फिर कह रहा हूं क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा, फिर बना। What is the jelly-like substance between the nucleus and the cell membrane called? Cytoplasm, cell wall, plasma membrane, plasma. साइटोप्लाज्म कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली और प्लाज्मा। आपको पता होगा
कि केंद्रक और केंद्रक झिल्ली के बीच में क्या पाया जाता है, कौन सा रहता है? यह रिपीटेबल क्वेश्चन है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो चपचपा पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म के नाम से। साइटोप्लाज्म बिल्कुल याद रखिएगा। अगर कोई आपकी सेल में जेनेटिक मटेरियल ले जा रहा है, आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो उसे जाना जाता है न्यूक्लियस। केंद्रक लेके जाता है। केंद्रक में दो चीजें होती हैं, डीएनए एंड आरएनए। सब के सब इसमें क्या है? इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्लियर रहेगा? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। Blank is used for the separation of component of mixture containing two miscible liquid that boils without decomposition and have sufficient difference in their boiling point. खाली स्थान का उपयोग मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है, जिसमें दो मिश्रणीय तलर पदार्थ होते हैं जो बिना अपघटक के उबलते हैं और उनके क्वथनांक पे पर्याप्त होते हैं। ये दिस इज अ मेथड। इतना आसान क्या करते हैं हम? क्वेश्चन बड़ा सोच के इसको छोड़ देते हैं कि ये कौन सी मेथड है जिसपे हम क्या कर रहे हैं? पदार्थ को अलग करते हैं, जो उबालते हैं तथा क्वथनांक में पर्याप्त अंतर होता है। कार्बोनेशन, आशवन, ऊर्ध्वपातन, पायशीकरण, कार्बोनाइजेशन, डिस्टिलाइजेशन, सब्लिमेशन, एमल्सन। आपने डिस्टिलाइजेशन का नाम सुना होगा। पानी के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है उसमें पूरा का पूरा क्या प्रयोग होता है? आशवन। आशवन मेथड से ये क्या होता है? पूरी तरह से बनता है। उसी के बिहाफ पर पूरी चीजें चलेंगे। तो किसके लिए है? आशवन मेथड। इसको एक बार और क्विक रिवीजन करेंगे। 20th लास्ट। किस प्रकार की खेती में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसल को उगाने और पशुधन पालने में किया जाता है? दिस इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। डेयरी फार्मिंग, वृक्षारोपण, मिश्रित, व्यवसायिक। In which type of farming the land is used for growing food and fodder crop and rearing the bird? जब हम पशु भी पालें, फसल को भी चारा, फसल भी खाएं, चारा भी खिलाएं, इस प्रकार की पूरी प्रक्रिया अगर बनती है तो इसको कौन सी खेती कहा जाता है? मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित खेती। डेयरी फार्मिंग, दुग्ध पालन। वृक्षारोपण, ओनली प्लांटेशन। व्यवसायिक का मतलब गन्ने की खेती, कपास की खेती। ये सब आप करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आपकी बिजनेस फार्मिंग। ये आपके 20 क्वेश्चन थे। हर क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन हुआ। ये आपको पूरा ध्यान रखना है। आगे की चर्चा आपकी नेक्स्ट में होगी। ओके, थैंक यू।